अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बड़े ही अहम मौजू पर है। नाजरीन, दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तकरीबन हर सेक्टर डिजिटल होता जा रहा है, जो कई ममालिक की तरक्की का मुंह बोलता सबूत भी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में चंद क्रिमिनल माइंडसेट लोगों की वजह से ये डिजिटलाइजेशन अवाम के लिए नुकसान का बायस बन जाती है। और यही वजह है कि मुल्क में मुख्तलिफ अदवार में डिजिटल फ्रॉड भी हमारे सामने आते हैं। वो चाहे जालसाजी से अवाम का पैसा हथियाना हो या डिग्रीज का झांसा देकर लूट मार करना हो, ब्लैकमेलिंग, अकाउंट हैकिंग, जाती मालूमात की चोरी और उनका गलत इस्तेमाल, ये सब वो पहलू है जो डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन सवालात का जवाब तलाश करें कि आखिर क्यों डिजिटल फ्रॉड रोके नहीं जा रहे या इन फ्रॉडियों के खिलाफ शिकंजा कसने में कहाँ गलती हो रही है। प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एजाज सैयद साहब और साबिक डायरेक्टर FIA और डिजिटल पाकिस्तान के बानी अमार जाफरी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। एजाज सैयद साहब, आगाज़ में सबसे पहले आपसे ये सवाल कि हमें सबसे पहले ये आप बताएं कि डिजिटल फ्रॉड पर क्या इकदाम हो रहे हैं पाकिस्तान में और किस किस तरीके से ये ऑनलाइन जालसाजी की जाती है। सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्रा, डिजिटल फ्रॉड उतना ही पुराना है जितना डिजिटल इटसेल्फ है। जूं जूं टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो उसके साथ साथ जो फ्रॉड के जो तरीके हैं वो भी जदीद अंदाज अपना रहे हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनेट जब से आया है तब से इंटरनेट को इस्तेमाल करके जो क्रिमिनल्स हैं वो उसको फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इब्तिदा में सबसे पहले पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था NR3C। उसके जो पहले सरबराह हैं वो हमारे साथ हैं जिनको आपने दावत दी है। ये फाउंडिंग फादर जाने जाते हैं पाकिस्तान में, अमार जाफरी साहब, जिन्होंने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए जो पहला अदारा है उसको हेड भी किया और भी बहुत सारे इदारों की डिजिटलाइजेशन में भी काम किया। तो ये साल 2002 जो अवाइल है लेट 90s और अर्ली 20s उसमें ये इसको रोकथाम के लिए अदारा बना। FIA के अंदर एक विंग बना। साथ ही साथ मुख्तलिफ कानून साजी भी इस हवाले से हुई और जो कानून साजी है वो चलते चलते इसकी बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें जाए बगैर ये पीका तक आई और पीका की अमेंडमेंट्स उसके तक आ गई जहां पर आज और मैं और आप बैठे हुए। अच्छा एजाज साहब, ऑनलाइन डिग्रीज भी फरोख्त होती हैं, जाली डिप्लोमास बेचे जाते हैं। हमारे मुल्क में ये जालसाजी करना इतना आसान क्यों है आखिर? सिद्रा, जो ऑनलाइन डिग्रीज फरोख्त करने का जो स्कैंडल है ना, ये साल 2015 के वस्त में आया और पाकिस्तान उसका सेंटर था। और ये पूरी दुनिया में, मैं इस रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात करो। दुनिया में जो बड़े जाली डिग्री स्कैंडल्स आए वो उनमें पाकिस्तान का नाम आया कि पाकिस्तान से ये फ्रॉड होता था। और वो ये जो फ्रॉड किया जा रहा था ये एग्जैक्ट नामी एक कंपनी कर रही थी ये फ्रॉड, जो कि बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क की भी मालिक थी। और शुएब शेख साहब, बाद में उनको एक सेशन अदालत से उनको सजा भी हुई, जुर्माना भी हुआ और बाद में मामलात अदालतों में है और अभी तक ये सिलसिला आगे चल रहा है। लेकिन ग्लोबली जो बड़ा फ्रॉड हुआ जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी इसकी तहकीकात की, लोकल सतह पर जुडिशरी ने भी तहकीकात की और सिद्रा सबसे हैरानकुन बात यह है कि अमरीकी FBI ने भी इसकी तहकीकात की और अमरीकी FBI की तहकीकात में भी ये जो कंपनी है पाकिस्तान की, ये फ्रॉड में मुलव्वस पाई गई। अच्छा एजाज, ये आपने इसको मेंशन भी किया कि ग्लोबली ये फ्रॉड है और इंटरनेशनली इस पर क्या हो रहा है ये आपने भी हमें बताया। पाकिस्तान में जिस तरीके से इसको प्रोसीड किया गया है, क्या इंटरनेशनली भी ऐसे ही प्रोसीड होता है? ये मामलात ऐसे ही अदालतों में चलते रहते हैं या मंतकी अंजाम तक भी पहुंचते हैं?
जी, अमेरिका में अगर आप बात करें तो अमेरिका की एक रियासत में इस हवाले से तहकीकात हुई थी, वहां पर भी सजा दी गई थी इस सारे मामले को, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया था। यहां पर भी इस हवाले से तहकीकात हुई, लेकिन तहकीकात बड़ी सुस्त थी। कराची में मुकदमा FIR दर्ज की गई थी, इस्लामाबाद में FIR दर्ज की गई थी, एग्जैक्ट और बोल्ड टीवी के ऑफिस को बंद किया गया था और एट दैट टाइम एक पूरा क्रैकडाउन किया गया था। और वो क्रैकडाउन बेसिकली इस क्रैकडाउन का आगाज किसी लोकल वजह से नहीं किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी जानी जाती है, वहां पे एक खबर आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जी जाली डिग्री का एक कारोबार हो रहा है और उस कारोबार के हवाले से जो कंपनी है वो एग्जैक्ट नाम की है, जिसके मालिक शुएब शेख हैं। तो शुएब शेख का नाम उस वक्त से प्रॉप अप किया, लेकिन उससे पहले ये जो पाकिस्तान की जो मीडिया लैंडस्केप है उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ये बोल्ड टीवी लेके आ रहे थे और बड़े बड़े जो नाम है सहाफत में, बड़े बड़े नाम है, उनको बड़ी बड़ी भारी तनख्वाहों के ऊपर ये अपनी नौकरी दे रहे थे। और बाद में जब तहकीकात हुई तो वो पता चला कि अमेरिका ने इस पर तहकीकात की, इंटरनेशनल इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो फिर पाकिस्तान में इसको मौसर तरीके से आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? पाकिस्तान में उस तरीके से क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उसकी बहुत सारी सियासी वजूहात थी और उसकी कुछ नजर ना आने वाली वजूहात भी थी, जिनका मैं अभी यहाँ पे जिक्र करूंगा तो ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन चूंकि माजी की बात है इसलिए मैं आज ये बात कर देता हूं और आई होप कि ये इस पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस वक्त की, तो उस वक्त कुछ खास जो ताकतवर लोग थे वो शुएब शेख को बड़ी सपोर्ट दे रहे थे, उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे और उसी प्रोटेक्शन की वजह से जो कराची है, कराची में जो मुकदमा हुआ था उसकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ी, इस्लामाबाद में जो मुकदमा हुआ उसकी तहकीकात सुस्त रवि से आगे बढ़ी और कराची में जो प्रोसिक्यूटर था, प्रोसिक्यूटर जो था जो कि केस को लीगली आगे बढ़ा रहा था अदालत के अंदर, उसको धमकियां दी गई कि वो इस केस की तहकीकात से पीछे हट जाए। बल्कि मुझे जहां तक याद पड़ता है उस प्रोसिक्यूटर के घर के बाहर एक धमाका भी किया गया था और बताया गया था कि हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो लोगों को डराया धमकाया गया था और उसमें कुछ ताकतवर लोग थे जो कि उस वक्त सरपरस्ती कर रहे थे। ताहम बाद में आपने और मैंने देखा कि जो बोल्ड टीवी के जो ऑनर थे उस वक्त के शुएब शेख, उनको सजा भी हुई और बाद में ये मामला अपील में चला गया और ये बाद में मामला अपील में है। ये बात एक और बड़ी अहम बात यह है कि उस वक्त एक ताकतवर आदमी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को दरखास्त की थी कि बोल्ड टीवी के खिलाफ और एग्जैक्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अच्छा एजाज, आप चूंकि बड़ी तहकीकाती सहाफत करते हैं, प्रोफाइल्स के ऊपर आप बड़ी ग्रिप रखते हैं, अब एक इतना बड़ा नाम जो कि स्कैंडल में मुलव्विस रहा, वो शख्स, वो शख्सियत नाम बदलकर किसी और नाम से किसी प्रोजेक्ट को लीड कैसे कर सकता है? ये जो अब तक चल रहा है, ये जो अब तक हो रहा है, ये कैसे और क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है, जब हमारे अदारों को कोई ज़ाती मामलात पड़ते हैं या जब हमारे अदारों को ख्याल आता है कि ये बंदा हमारी क्रीज से बाहर हो गया है, तो उस वक्त लॉ की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ये बड़ा अलमी है। अगर रूल ऑफ लॉ और इक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की जाती या की जाए आज भी, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई भी मामलात कानून के दायरेकार से बाहर रह सकते हैं। कोई भी शख्स हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी फर्द हो, वो कानून के दायरेकार के अंदर रह सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस रूल ऑफ लॉ के उसूल को जिस दिन अपनाया गया उस दिन खाली शुएब शेख साहब और इनके इदारे ही उसकी जकड़ में नहीं आएंगे और बहुत सारे लोग भी आएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई मजीद कार्रवाई हो सकती है? ये केस दोबारा से खुल सकता है, दोबारा से इसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? और खासकर तालीम को लेकर इतना बड़ा फ्रॉड, कितने ही नौजवान ऐसे हैं जिनका मुस्तकबिल दांव पर लगा है, इस सिलसिले में कुछ हो सकता है इस हुकूमत में? सिद्रा, बात यह है कि हुकूमतें जो बदल रही हैं उनके साथ साथ
कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बदलनी नहीं चाहिए। रूल ऑफ लॉ तमाम हुकूमतों में, तमाम अदवार में एक जैसे ही होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आप ये कहती है मौजूदा हुकूमत, मैं तो समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत में कोई भी हुकूमत हो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और एग्जैक्ट स्कैंडल समेत तमाम जो दीगर स्कैंडल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है कानून के मुताबिक बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। अच्छा एजाज, इसके साथ हमें ये भी बताएं कि उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ जिनको जाली डिग्रीज मिली, जिनका मुस्तकबिल दांव पर लगा, वो किस प्लेटफॉर्म पर गए, उनको किस तरह से कॉम्पेंसेट किया गया? देखिए, एफआईए ने जब इस स्कैंडल की तहकीकात की तो एफआईए ने पब्लिकली लोगों से कहा था कि वो इसकी जिन जिन लोगों को ये इन कंपनियों से जाली डिग्रियां मिली हैं, तो कमोबेश 133 के करीब तालीमी इदारे थे मुख्तलिफ नामों से, जिनको बताया जा रहा था कि वो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक की जो तालीमी इदारे हैं और उनकी डिग्रियां जारी की जाती थी। तो उन डिग्रियों के हामिल मुख्तलिफ अफराद को कंप्लेनेंट बनाया गया था और बाद में हमने देखा कि बाज़ जो कंप्लेनेंट है चूँकि तहकीकात में उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी और तहकीकात के साथ ये मामला अदालतों में चला गया और एक लंबा रास्ता अख्तियार करने लग पड़ा। तो वो जो कंप्लेनेंट थे वो भी, उन्होंने भी दिलचस्पी लेना इसमें बंद कर दी क्योंकि उनको पता लग गया था कि एक पैसे तो वो ज़ाया कर चुके हैं जाली डिग्री के हसूल के लिए और दूसरे पैसे और टाइम वो ज़ाया कर रहे हैं इंसाफ के हसूल के लिए। अच्छा एजाज, अभी क्या इत्तलात हैं आपके पास, चूंकि स्टूडेंट्स खासकर इस मामले को लेकर खासे कंसर्न होते हैं, एक डिग्री हासिल करने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है, पैसे भी लगते हैं, तो अभी ये सिलसिला जाली डिग्री स्कैंडल का रुक चुका है या आपको लगता है कि अभी भी ये सिलसिला चल रहा है? देखिए, एग्जैक्ट स्कैंडल के ऊपर तो एफआईए ने कार्रवाई की। एग्जैक्ट स्कैंडल जब सामने आया तो हमने देखा कि उस वक्त की जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो कार्रवाई इनके खिलाफ कर रही थी। उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था और उसकी तफसीलात भी सामने आती रही, हम रिपोर्ट करते रहे। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि एग्जैक्ट स्कैंडल की जो डिग्रीज का मामला है वो चल रहा है, कम अज़ कम ये किसी नोटिस पे नहीं आया। ताहम जो जाली डिग्रियों का मामला है वो रुका नहीं, वो मुख्तलिफ और लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। अच्छा एजाज, अब चूंकि आपने खुद जिक्र कर लिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का, तो ये एक बड़ी मिसाल सिर्फ यही है या पाकिस्तान में बड़ा आम तौर पर ये काम हो रहा है, ये कोई रेयर केस नहीं है? नहीं, ये रेयर केस एग्जैक्ट स्कैंडल का इसलिए था कि इसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ, पूरे रीजन में पाकिस्तान बदनाम हुआ और पाकिस्तान का नाम उन मालिक में शामिल हो गया जहां पर तालीम के नाम पर जाली डिग्रियां जारी की जाती हैं और तालीम के नाम पर इंटरनेट फ्रॉड किया जाता है। तो ये इसकी जो इम्प्लीकेशंस थी वो पूरी दुनिया में थी, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के नाम के हवाले से, इज्जत के हवाले से और ज़ाहिर है फ्रॉड के हवाले से भी इसकी इम्प्लीकेशन ग्लोबल थी। लेकिन जो लोकल फ्रॉड होता है वो तो आपको पता है वो किसी दौर में रुका नहीं। वो तो आज भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को उठाएं तो उसकी आप तफसीलात चेक करेंगे तो पता लगेगा कि मुमकिन है कि उस यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां हैं वो बाहर कहीं बिक रही हों, अभी नहीं बिक रही तो माजी में बिकती रही हों। तो ये मामलात जो हैं वो कभी रुके नहीं। जो क्राइम और क्राइम की रोकथाम का जो मामला है ये साथ साथ चल रहा है। एजाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। बात करने के लिए अम्मार जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार साहब, हम अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड की खबरें सुनते हैं, लोगों को इससे होशियार रहने का, मुहतात रहने का मशवरा भी देते हैं, लेकिन फिर एक नया फ्रॉड सामने आ जाता है। आपके नजदीक इसकी क्या वजह है कि ये सिलसिला क्यों नहीं रुक पाता? जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं एजाज साहब की बात से आगे कंटिन्यू करूंगा कि इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव बहुत है। ये एग्जैक्ट स्कैंडल था और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बदनाम हुआ बाहर की दुनिया के अंदर। हमारे बच्चों को जॉब मिलने बंद हो गए, हमारे कंपनी से बाहरी कंपनियों लोगों को फायर कर दिया कि आपकी डिग्री जाली है। अच्छा, इसमें इससे नहीं रुक रहा कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखिए, एक टेक्नोलॉजी आई है, उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी डिग्रीज को ब्लॉकचेन एनेबल कर रही हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने उस पर ध्यान नहीं दिया अभी तक ना। इसमें 2 खराबियां हो रही हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बहुत नुकसान पहुंचेगा।
एक तो हमारे बच्चों का अपना भी माइंड सेट ठीक करने की जरूरत है कि वो बगैर मेहनत की डिग्री लेना चाहते हैं। अब वो जितनी भी आसानी से ले सकें उनकी पूरी कोशिश ये होती है। देखिए, जब तक कोई जुर्म सरजद नहीं होता, अगर उससे करने वाला और जो उसका बेनिफिशरी है वो दोनों इन्वॉल्व नहीं होते इसके अंदर ना। जारी डिग्री में सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और ये विन विन सिचुएशन है। इसका जो हल है इस वक्त ग्लोबल लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर अगर आप कोई सेपरेट प्रोग्राम करें तो मैं डिटेल में बात करने को तैयार हूँ इसके ऊपर। इट इज कॉल्ड यूज ऑफ ब्लॉकचेन फॉर इश्यूएंस ऑफ डिग्रीज। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका ब्लॉकचेन को समझाने के लिए। ब्लॉकचेन दुनिया का वो माना हुआ निज़ाम है जिसके तहत आप फ्रॉड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी डिग्री इशू करेगी और वो ब्लॉकचेन एनेबल्ड होगी तो उसकी कोई 50 लाख कापियां डिफरेंट जगह मौजूद होंगी। सही। और जब भी किसी ने चेक करना होगा तो वो उसका ब्लॉकचेन कोड देगा और वो डिग्री सामने आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन एनेबल्ड डिग्री इशू करेगी तो फेक डिग्री 0 पे चली जाएगी। अब ये क्वेश्चन कि जी यूनिवर्सिटियां यहाँ क्यों नहीं जा रही, इसकी 2 वजूहात है। एक तो टेक्नोलॉजी नहीं समझे लोगों ने, अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया, और नंबर 2 ये कि शायद इसमें कुछ ऐसा माफिया भी इन्वॉल्व हो कि जो चाहता है कि फेक डिग्री इशू होती रहे। सही। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। मेरे ख्याल के मुताबिक अगले कुछ 6 महीने के साल के बाद पूरी दुनिया ये कह देगी कि जिनकी जो डिग्री है वो ब्लॉकचेन एनेबल्ड नहीं है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं कि फिर ये हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अमर जाफरी साहब, बिल्कुल बिल्कुल यही से मेरा सवाल है। ये जो आपने दूसरा पॉइंट मेंशन किया ये बड़ा तशवीशनाक, बड़ा खतरनाक है कि फॉर एग्जांपल ये डिजिटल सिस्टम हम पाकिस्तान में ले भी आए तो कुछ ताकतवर शख्सियात ऐसी हैं जो कि ये चाहती नहीं कि ये सिस्टम पाकिस्तान में मुतारिफ हो। तो ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए पाकिस्तान में क्या निज़ाम होना चाहिए? सबसे पहले तो इसके रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद ये सिस्टम लाना चाहिए। जी, पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक से हमारे यहाँ कारोबारी लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ खोल ली। पहले ज़माने के अंदर यूनिवर्सिटियाँ खोलते थे सैयद अहमद खान जैसे लोग खोलते थे, एकेडमिक्स के लोग खोलते थे यूनिवर्सिटियाँ। आजकल तो वो पहले लोहे का काम करते थे तो उन्होंने लोहा बेच के यूनिवर्सिटी खोल ली, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो बुनियादी मकसद है पैसे कमाना, तो वो तो उन्होंने कमा लिए पैसे, चलिए अब क्या हो सकता है। अमर जाफरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप यही निशानदेही करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब एजुकेशन माफिया भी दीगर माफियाज की तरह सरगर्म है? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो चीज हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, जो चीज हमें अपने स्कूलों में पढ़ानी चाहिए वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी बच्चे जाके कॉलेज में पढ़ेंगे। जो कॉलेज में पढ़ानी चाहिए हम कह रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और जो चीज यूनिवर्सिटी में पढ़नी चाहिए हम बच्चों को कह रहे हैं कि आप बाहर जाके सीखें। तभी तो हमने लाखों बेरोजगार लोग पैदा कर दिए। अभी हमारे यहाँ 3 तरह के बेरोजगार हैं। एक वो जिनको जॉब नहीं मिली, एक वो जिनको मिली और उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि जी उसने डिग्री तो कुछ और की हुई है, बेचारा लड़की कर रहा है, और एक वो जो अपनी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी उनकी कभी वो इंटेंशन थी नहीं और वो उनको इनडिसेंट जॉब में डाल दिया गया है लोगों को। हमारे यहाँ PhD लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। मैं पढ़ा था कि सिंध के अंदर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे ये बताएं क्या यही वजह हो सकती है, ये बेरोजगारी वो किस्म है जिसकी वजह से क्रिमिनल माइंडसेट हमारी सोसाइटी में जन्म ले रहा है? ये लोग जो डिग्री रखते हुए भी बेरोजगार होते हैं, आगे जाके यही लोग क्राइम्स में मुलविस होते हैं। एक ये वजह हो सकती है, आप समझते हैं? यही वजह है। देखिए, सिंपल सी बात है, इंसान की बेसिक नीड है घर, खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये उसकी बेसिक ह्यूमन नीड है, उसका बेसिक ह्यूमन राइट है उसका। अच्छा, आम तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। 2.5 करोड़? जी, ये फिगर मजीद बढ़ जाएगी अगर हमने ख्याल ना किया तो। अब आप ये सोचेंगे 2.5 करोड़ बच्चा क्यों आउट ऑफ स्कूल है? इसकी वजह है, एक साहब के 5 बच्चे हैं, उनके पास चॉइस है कि उनको वो पढ़ाएं या उनको मजदूरी के आगे पैसे कमाएं। तो जब उसका पड़ोसी कहता है यार मेरे पुत्र ने तो BA किया, उसको नौकरी नहीं मिली, कहता है छोड़ो यार की करना। तो वो अपने बच्चे कहता है तू जाके ना ईंटों पे भट्टे पे काम कर ले, तू जाके मोटरसाइकिल की दुकान के ऊपर काम सीख ले। तो नेचुरली वो काम सीखने जाएगा तो 4 पैसे मिलेंगे, तो माँ भी खुश है, बाप भी खुश है। तो लेकिन ये तो एक किस्म की हम क्रिमिनल वर्कफोर्स बना रहे हैं बहुत बड़े आने वाले वक्तों के अंदर, क्योंकि
अब मैं एक और चीज देख रहा हूँ कि जो जॉब मार्केट है हमारी ट्रेडिशनल, वो भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले दिनों में ये जितनी मोटरसाइकिलें और रिक्शाएं और गाड़ियों के हैं, वर्कशॉपें बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपकी ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। अच्छा, उसकी डिमांड ही और होगी, उसकी डिमांड, चार्जिंग स्टेशन होंगे, उसकी डिमांड और होगी। उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे अभी। ये जो कल्चर है, इससे दो नुकसान हो गए। तो हमारे 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल कर दिया इस कल्चर ने, क्योंकि बाप और माँ कन्विंस्ड ही नहीं है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि वो उनकी बच्चे इकोनॉमिक नीड पूरी कर रहा है इस वक्त। और वो कन्विंस्ड है कि अगर बच्चा कोई मैकेनिक बन गया या टेक्नीशियन बन गया तो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, बनिस्बत के वो मास्टर्स कर गया या पढ़ गया उसके अंदर। तो अच्छा, ये अमर जाफरी साहब, इसके ऊपर मजीद टेक्निकलिटीज और इस सिस्टम के हवाले से, और खासकर इसके ऊपर सजाएं क्या होनी चाहिए, लीगल एक्शंस क्या होने चाहिए? एजाज, अभी जब अमर जाफरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो बड़ा डीपली उन्होंने डिस्कस किया, इसकी टेक्निकलिटीज पर भी बात की, और पाकिस्तान में इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा है इसकी वजह भी उन्होंने बताई। अब इससे जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो डिग्री है उसकी बाहर दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, पाकिस्तान का एजुकेशनल इमेज क्या होगा, और खासकर वो लाखों नौजवान जो बेरोजगार होते हैं उसके बाद वो जराइम में जाकर मुलविस हो जाते हैं, उनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा? आप क्या समझते हैं? आप इतनी देर से इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसके ऊपर कितनी जल्दी और कितनी हंगामी तौर पर काम होना चाहिए ताकि जो लोग जिनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है उसको बचाया जा सके, उनको किसी काम लाया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके? सिद्रा, मामला ये है कि पाकिस्तान का तालीम के हवाले से जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। अगर पाकिस्तान के तालीमी इदारों की पहले बात करें, क्योंकि सवाल आपका जुड़ा हुआ है इस बात से, दो अलग अलग पोर्शंस हैं, तो पाकिस्तान की जो कोई भी एक यूनिवर्सिटी भी दुनिया की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें किसी एक यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान का नाम नहीं है। 100 में तो बिल्कुल भी नहीं है। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा कोई तालीमी इदारा मौजूद नहीं है जिसके जो इतना स्टैंडर्ड वाला तालीमी इदारा हो जिसका नाम उसमें हो। तो पहली बात तो यह है कि तालीम के हवाले से और मयारी जो तालीमी इदारों के हवाले से हम ऑलरेडी पिछले नंबरों पे है। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया में जहाँ पर भी जाते हैं, हमारी दो तरह की जो डिग्रीज़ हैं जो दुनिया में जो तालीम के लिए 2-3 तरह की डिग्रीज़ हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। एक वो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं जो हम देते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स की एक प्रोफेशनल डिग्री है, इंजीनियर्स की एक प्रोफेशनल डिग्री है कि वो काम से रिलेटेड है, कि उनके काम के जरिए पता लग जाता है कि वो वाकई अपना काम जानते हैं या नहीं, उनके पास जो भी डिग्री है वो उसके मुताबिक है या नहीं। और दूसरी जो है वो सोशल साइंसेज से रिलेटेड डिग्रीज है, तो उनसे भी पता लग जाता है कि अगर आप के पास IR की डिग्री है तो आप IR के बारे में कितना जानते हैं, और फिर आपका स्टैंडर्ड क्या है, जानने का स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी बातें हैं। तो पहले ही हमारा मेयार कोई इतना अच्छा नहीं है। इस स्कैंडल ने पाकिस्तान को एक फर्दर जिसे कहते हैं बैकफुट के ऊपर ले गया है कि पहली बात तो यह है कि आलमी जो जॉब मार्केट है उसमें पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास तालीम होती है तो मेयार की नहीं होती, और मेयार की नहीं होती। और अब अगर उनके पास तालीम है तो इस बात का भी डाउट है कि जो डिग्री वो पेश कर रहे हैं वो डिग्री दुरुस्त होगी या नहीं होगी। तो तो एक डाउटफुल एक एनवायरनमेंट वो पैदा कर दिया। तो अब जरूरत तो इस बात की है कि जो जाली डिग्री का जो स्कैंडल है उसकी जो असल मुद्दई जो बनती थी वो तो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम की बनती थी कि वो मुद्दई बनता कि देखें जी इन्होंने पूरी दुनिया में हमारा जो तालीम की क्रेडिबिलिटी उसको ख़राब कर दिया है। ठीक है, अब मामला ये है कि उनका खुद भी मेयार इतना अच्छा नहीं है, और दूसरा ये है कि वो आगे बढ़कर इस सारे मामले में आगे भी नहीं बढ़े, क्योंकि उनको मे बी शायद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम खतरा हो उस वक्त कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी शुएब शेख साहब को और बोल टीवी को। तो ये जो है ना ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कभी भी वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर अगर बात करेगी या वो इस बात को इंश्योर कर लेगी कि बगैर किसी तकसीम के कि वो कोई भी XYZ है, कोई ताकतवर है, कोई
सिविलियन है या किसी और अदारे में काम करता है तो हम इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ करेंगे। तो जब इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ आएगी तो फिर मीडिया की कोई हैसियत जो है शहर के अंदर वो एक शहरी की सी होगी, ठीक है, वो इन्फॉर्म करेगा तो उसके ऊपर भी मुकदमात होंगे। अगर कोई और ताकतवर लोग हैं, अगर उन्होंने क्राइम किया तो उनके ऊपर भी होगा। अगर अदालत की तरफ से किसी अदालत के मेंबर ने किसी ने को क्राइम किया तो उसके ऊपर भी मुकदमा होगा। तो असल जो इशू है ना इस सारे में वो रूल ऑफ लॉ है। सही एजाज, यही बिल्कुल पॉइंट मैं अमार जाफरी साहब की जानिब लेकर चलूंगी। अमार जाफरी साहब, हम आगाज से ही एक बड़े हाई प्रोफाइल स्कैंडल की बात कर रहे हैं। ऐसे केसेस जब FIA के पास जाते हैं तो खासा प्रेशर आता है, दबाव आता है। किस किस्म का ये प्रेशर होता है जो कि इस केस की हाइप को एकदम से कम भी कर देता है, इस केस की नौयत भी कम हो जाती है और ये फिर केसेस आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते इसके ऊपर बात भी होनी बंद हो जाती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी एजाज ने बात की रूल ऑफ लॉ की, मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि पूरी दुनिया में जो फेक डिग्री है उसको ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे लिया जाता है। जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लिया जाता है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को लिया जाता है, इतना सीरियस लिया जाता है इस बात को। पहली बात तो ये है, हम इसे कितना सीरियस ले रहे हैं अब आपके सामने आएगा। ये जो आपने लफ्ज यूज किया ना एजुकेशन माफिया, में इसकी बात करना चाहूंगा। देखिए इत्तेफाक से अब वक्त आ गया है कि हम इस पे बोलें, बात करें। कब तक नहीं बोलेंगे मुझे बताएं, कब तक नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे तो गड़बड़ होगी, सीधी बात है कि मैं एक और इस तरफ इशारा करूंगा कि हमारी आजकल की जो एजुकेशन है डिग्रीज की, वो मैं समझता हूँ नए तालीमी निज़ाम को नहीं पढ़ा रही। अच्छा। अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ाने की, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, 3D प्रिंटिंग, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटियां वो पढ़ा रही जो इनको आता है। लेट बी वेरी फ्रैंक, ठीक है जी। अब ये शुरू हो गया काम, ये सेंटर्स बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये टाइम लेंगे अपना। इसके लिए मैंने पर्सनल एफर्ट किए, यूनिवर्सिटी प्लस के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मैंने। अच्छा। अब मैं चाहूंगा इसमें मीडिया हमारा साथ दे। यूनिवर्सिटी प्लस क्या चीज है कि यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम को चलाएं, लेकिन साथ ही साथ हमारी तरह के इदारे या वो तमाम इदारे जो डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं वो इन बच्चों को स्किल सिखाएं। आपको पता है बाहर की दुनिया में जो मास्टर्स डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो गई है अमेज़न में, गूगल में 4 माह की सर्टिफिकेशन के ऊपर, और वो खुद करवा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जब यहाँ से बच्चा जाएगा मास्टर्स डिग्री लेके 3.97 GPA लेके और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस बच्चे के सामने जिसने अमेज़न या गूगल की या साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की होगी तो कहाँ स्टैंड करेगा? तो मैं तो समझता हूँ इस पूरे निज़ाम को रीवैम्प होने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त लाखों जॉब दुनिया में अवेलेबल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाखों जॉब अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब अवेलेबल है। मजे की बात यह है कि ये वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, यानी हमारे बच्चे यहाँ बैठकर बाहर की दुनिया से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन चूंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है यूनिवर्सिटीज का, अभी वो स्कीम ऑफ थिंग में फिट नहीं आ रही चीजें, इसलिए ना इस पे बात कर रहा है और ना ही इसको, मैं फिर कह रहा हूँ काम शुरू हो चुका है। ये कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर नहीं सोच रही। HEC ने फंडिंग की है, पर्स बन गए हैं, लेकिन ये ऐसी बात है कि एक तरफ लोग भूखे बैठे हैं और एक तरफ अभी आपने प्याज को तलना शुरू किया है। तो जब तक वो चावल तैयार होंगे वो मर जाएंगे। तो हमें फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा फास्ट फूड का ऑर्डर करना है कि वो जो लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं उनको पहले बचाया जाए, मीनवाइल ये तैयार हो जाएगा। इस वक्त एक नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत है, इसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अमार जाफरी साहब, एक बड़ा अहम एंगल जिसके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है, एक ये कि हर दौरे हुकूमत में आकर कोई भी हुक्मरान ये अनाउंस तो कर देता है कि हम फला फला यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती, उसको डिजिटलाइज क्यों नहीं किया जाता? और जिस जानिब आप ये इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें इतना पीछे क्यों है, एजाज सईद साहब, ये जो अमार जाफरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जिस किस्म की डिजिटलाइजेशन की वो बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इस सिस्टम को हम मिसाल के तौर पर ले भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इसको मुतारिफ करवा भी देते हैं, IT का शोबा इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर देता है। लेकिन क्या ये सब कुछ करना मुमकिन होगा जब बैक एंड पर एजुकेशनल माफिया होगा, जाली डिग्रीज होंगी? इन फ्रॉडियों को पकड़े बगैर, इनको सजाएं दिए बगैर ये सारी डिजिटलाइजेशन होनी मुमकिन होगी क्या?
सिद्रा, मैं आपकी जो सवाल है उसका थोड़ा सा एक पस मंजर के साथ इसको जवाब देता हूँ। देखिए, जो कौमें हैं ना, उन कौमों जो कौमें मुस्तकबिल अपना देखती हैं साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं। हमारे पड़ोस में भारत है। 1950 में उनके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मई 1950 में एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम था IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं। ये वो वाली उनकी यूनिवर्सिटी थी जो आज भी, अगर आप अमेरिकन एयरलाइंस देख लें, गूगल देख लें, अमेज़न देख लें और उनके जो बड़े बड़े इदारे हैं वहां पर देख लें, तो वहां पर जो आपको टॉप लोग इंडियंस मिलेंगे वो IIT के पढ़े हुए होंगे। और उन्होंने मेरिट को यकीनी बनाया और अपने जो तालीमी मयार है उसके ऊपर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पहली बात तो यह है कि हमें अपने तालीमी इदारों को ठीक करना होगा। हमें एक लॉन्ग टर्म मेरिट बेस्ड और टैलेंट बेस्ड जो पॉलिसी है वो अपनानी होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे यहाँ जो काली भेड़े हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस हैं और तालीम और सेहत जैसे जो सैक्रेड शोबाजात हैं वहाँ पर ये फ्रॉड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जिसे कहते हैं ना प्रायोरिटी बेस पे कार्रवाई करनी होगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस और अनसर्टेनिटी इतनी रहती है कि जब भी हुकूमतों के अंदर हुकूमती की प्रायोरिटी आती है कि अपोजिशन वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं। जो भी हुकूमत में आता है अपोजिशन वालों के खिलाफ बनाना शुरू कर देता है और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। इशू ये है कि हमें जरा पॉलिटिक्स से निकलकर ऑब्जेक्टिवली जो पब्लिक सर्विस के जो अदारे हैं उनको बेहतर बनाना होगा और उसके लिए हमें यकीनी बनाना होगा कि जितने भी इस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं हम उनको प्रायोरिटी बेस पे ना सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई करें और जितने भी बल्कि जो पेंडिंग केसेस हैं लोअर जुडिशरी में या आला अदलिया में उनको उनके लॉजिकल एंड पे पहुंचाएं और उनको पब्लिसाइज करें ताकि लोगों में ऐसे अपराध की और ऐसे अदारों की नेमिंग और शेमिंग हो। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आती है उनकी बुनियादी तरजीहात में तालीम, सेहत और रोजगार, इसकी कोई आपको तरजीह नजर आती है? आजकल की सियासत को अगर आप देख लें तो सिद्रा, बड़ी अफसोस की बात है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी तरजीहात में भी बदकिस्मती से ये बात शामिल नहीं थी और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर इस पे तवज्जो देते तो बड़ी बेहतर हो सकती थी। मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है ये तो गवर्नमेंट ही बड़ी वीक है, इनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं थी। और अगर आप ये तो सियासी हुकूमतें हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भी बात कर लें तो उनकी तरजीहात भी अपने पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से वो नहीं थी क्योंकि वो एक मार्शल लॉ से ट्रांजिशन कर रही थी डेमोक्रेसी में, तो उनकी तरजीहात में भी शामिल नहीं थी। और जनरल मुशर्रफ साहब की जो डिक्टेटरशिप थी उसमें तो वॉर ऑन टेरर चल रहा था। तो जो पहली जो प्रायोरिटी थी थ्रू आउट अनटिल के ये अफगानिस्तान में तालिबान आ गए या तालिबान के साथ दोहा में पीस एग्रीमेंट हुआ, उस दौरान तक तो जो पहली प्रायोरिटी रही है वो हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी ही रही है। तो बदकिस्मती से एजुकेशन हो गई, तालीम हो गई और बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप वो भी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल ही नहीं है। एग्जैक्टली। और एजाज, बड़े अफसोस की ये बात है कि पाकिस्तान का बासलाहियत हुनरमंद नौजवान पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लेता है, 4 साल 5 साल का वक्त भी देता है, उसके बाद जब ये डिग्री जाली निकलती है तो उस नौजवान का मुस्तकबिल क्या रह जाता है? पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतों को इस बारे में सोचना होगा, इन केसेस के ऊपर काम करना होगा। मुस्तकबिल जब नौजवानों का सवरेगा तभी मुल्क जाकर सवरेगा। अमार जाफरी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, एजाज सईद साहब आपने भी तफसीली की, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना ख्याल रखिए।